Hello bachcho, today we will be discuss about the topic Gauss theorem. But first of all, we study about area vector, solid angle, electric flux. Then after explain the Gauss law and its application. So we start the topic area vector. What is the area vector? तो क्या होता है एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर फॉर अ प्लेन सरफेस इज अ वेक्टर क्वांटिटीज whose magnitude is equal to the एरिया ऑफ सरफेस. एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है और जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? एरिया ऑफ द सरफेस के इक्वल होता है. सपोज दैट ये बोर्ड क्या है? एक प्लेन सरफेस है. क्या है? प्लेन सरफेस है और इस प्लेन सरफेस का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड जरूर होगा. मैग्नीट्यूड मीन्स का व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? तो मैग्नीट्यूड इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू. मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिकल. सपोज दैट लेंथ ऑफ द बोर्ड इज, लेंथ ऑफ द बोर्ड मान लो सपोज दैट कितना है 4 और ब्रेथ ऑफ द बोर्ड कितना हो गया मान लो 2. तो एरिया कितना हो जाएगा बोर्ड का? लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल 4 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा 8. इट मीन्स अगर ये मीटर में हो या मीटर में हो तो कितना हो जाएगा? ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा. तो इसका जो मैग्नीट्यूड हुआ इस बोर्ड का वो कितना हो गया? 8. इसी को कहते हैं हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीट्यूड. तो क्या बोला गया? एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर फॉर ए प्लेन सरफेस इज अ वेक्टर क्वांटिटीज whose magnitude is equal to the plane surface of the area. जैसे आप एक एग्जांपल लिया गया कि अगर इस बोर्ड का लेंथ 4 मीटर हो और ब्रेथ कितनी हो? 2 मीटर हो तो इस बोर्ड का एरिया कितना हो जाएगा? तो ए इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ हो गया कितना? 4 और ब्रेथ क्या हो गया? 2. तो कितना? 8 मीटर स्क्वायर. तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ द बोर्ड कितना हो गया? 8 मीटर स्क्वायर. तो मैग्नीट्यूड समझ में आया. अब बोला गया कि एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटीज. तो मैग्नीट्यूड तो इस तरीके से निकाल सकते हैं. इसका डायरेक्शन कैसा होता है? एरिया वेक्टर जो होगा ये वेक्टर क्वांटिटीज है. तो वेक्टर क्वांटिटीज के बाद क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज हैव अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. जो वेक्टर क्वांटिटीज होता है उसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है? डायरेक्शन होता है. तो इस बोर्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा या इस एरिया का डायरेक्शन कैसा होगा? तो डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या होता है? ड्रा द परपेंडिकुलर लाइन ऑन द सरफेस इन आउटसाइड. किसी भी प्लेन सरफेस का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें उस सरफेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी होती है बाहर की ओर और वही परपेंडिकुलर लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया सरफेस होती है. वही परपेंडिकुलर लाइन हमें इस सरफेस के डायरेक्शन को बताती है. सपोज दैट आपसे पूछा जाए कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस बोर्ड. इस बोर्ड के सरफेस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? तो देखो क्या हो जाएगा. मान लिया जाए ये बोर्ड है और बोर्ड का ये क्या है? सरफेस है. तो इसका डायरेक्शन हमें क्या करना? फाइंड करना है. तो हम क्या करें? ड्रा द परपेंडिकुलर लाइन ऑन द सरफेस इन आउटसाइड. तो इस पर एक ऐसी लाइन ड्रा करें बाहर की ओर जो इस सरफेस पे क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए और वही परपेंडिकुलर लाइन इस सरफेस की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी. तो मैंने ये क्या किया? इस मार्कर के हेल्प से क्या किया? इस पर एक क्या किया? परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया. तो इस बोर्ड का डायरेक्शन कैसा हो गया? आउटसाइड, यानी कैमरे की ओर हो गया है. ठीक. मान लिया सपोज दैट ये मेरा क्या हैंड है. ठीक, पंजा जिसको बोलते हैं. अब इसकी बात किया जाए कि इसका डायरेक्शन बताओ तो क्या करेंगे? इस पर एक हम क्या करें? लाइन ड्रा करें, परपेंडिकुलर लाइन ऑन द हैंड इन आउटसाइड. इन दिस लाइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ दिस प्लेन. तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इस सरफेस का डायरेक्शन क्या हो गया? मार्कर के डायरेक्शन में. तो यहाँ पे क्या हो गया? इसका डायरेक्शन क्या हो गया? राइट साइड हो गया. अगर ये सरफेस मान ली सपोज ऐसे होता, ठीक, तो डायरेक्शन कैसे होता? ऐसा. द डायरेक्शन ऑफ द ओपन सरफेस पॉसिबल कैन बी 2 टाइप्स. ये जैसे मान लिया ओपन सरफेस है तो इसके 2 डायरेक्शन हो सकते हैं. इस साइड भी ले सकते हैं और इस साइड भी ले सकते हैं. लेकिन अगर मान लिया कोई क्लोज सरफेस होगा, जैसे क्यूब है, क्या ये चाक का डिब्बा, वो क्या हो गया? क्लोज सरफेस हो गया. तो इसका डायरेक्शन अगर फाइंड करने के लिए बोले तो इस पर इस सरफेस का डायरेक्शन आपसे बोला जाए कि इस सरफेस का डायरेक्शन कैसा होगा?
तो हम क्या करें, इस सरफेस पे सपोज दैट एक एग्जांपल ले ले रहे हैं, कोई भी चाक का डिब्बा ही ले लो, तो अगर इस सरफेस का डायरेक्शन आपसे पूछे कि इस सरफेस का डायरेक्शन कैसा होगा, तो आप क्या करेंगे, ड्रा द परपेंडिकुलर लाइन ऑन दिस सरफेस इन आउटसाइड। ये हो जाएगा इस सरफेस का डायरेक्शन। और इस सरफेस का डायरेक्शन पूछा जाए तो कैसा होगा, इस सरफेस का डायरेक्शन होगा राइट साइड, और इस सरफेस डायरेक्शन पूछेगा तो क्या हो जाएगा डाउनवर्ड, इस सरफेस डायरेक्शन पूछेगा तो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो देखो हर सरफेस डायरेक्शन क्या है यहाँ पे अलग अलग है, ये डायरेक्शन के फेस, ये सरफेस के फेस पर डिपेंड करता है कि डायरेक्शन सरफेस का कैसा होगा। अगर क्लोज्ड है कहने का मतलब तो हमेशा क्या होगा आउटसाइड, अगर सरफेस का क्लोज नहीं तो हम इधर भी डायरेक्शन ले सकते हैं, राइट साइड भी ले सकते हैं और यहाँ पे लेफ्ट साइड भी ले सकते हैं। तो एरिया वेक्टर की अगर बात किया जाए तो एरिया वेक्टर फॉर ए प्लेन सरफेस इज ए वेक्टर क्वांटिटीज whose magnitude is equal to the area of vector and its direction draw the perpendicular on the surface। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था एरिया वेक्टर। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे सॉलिड एंगल क्या होता है। देखिए आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 टाइप्स की होती है और एक एंगल होता है और क्या होता है सॉलिड एंगल। ठीक, तो एंगल के बारे में हम ना पढ़ते यहाँ पे क्या पढ़ा, आपको सॉलिड एंगल पढ़ना। तो सॉलिड एंगल कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जब कोई स्फेरिकल सरफेस होता है, जब कोई स्फेयर होगा तो उस स्फेयर के द्वारा जो उसके सेंटर पे एंगल सस्पेंड होता है या बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल। सपोज दैट ये क्या, ये एक स्फेयर और आपसे पूछा गया कि इस स्फेयर के द्वारा इसके सेंटर पे कितना एंगल बनेगा। तो किसी भी स्फेयर के द्वारा इसके सेंटर पे जो एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को डिनोट करते हैं किससे, डी ओमेगा से डिनोट करते हैं या कह सकते हैं ओमेगा से डिनोट करते हैं। यानी सॉलिड एंगल क्या होगा, एंगल सस्पेंडेड बाय द स्फेरिकल सरफेस एट द सेंटर इज नोन एज सॉलिड एंगल। यानी इस सरफेस के द्वारा, इस स्फेरिकल सरफेस के द्वारा इसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाता है सॉलिड एंगल कहलाता है। और सॉलिड एंगल को डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, एंगल सस्पेंडेड बाय द स्फेरिकल सरफेस एट द सेंटर इज नोन एज सॉलिड एंगल, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ये क्या उसी लैंग्वेज ग्रीक लैंग्वेज, तो क्या है ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल होगा ए अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, ए क्या, वेयर इज, व्हाट इज ए, दैट इज योर एरिया ऑफ द सरफेस। क्या ये एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल या स्फेयर कह सकते हैं। आर क्या रेडियस ऑफ स्फेयर। यहाँ पे टोटल सरफेस के द्वारा इसके सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है ओमेगा इक्वल ए अपॉन आर स्क्वायर। और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है स्टेरेडियन। क्या होगा स्टेरेडियन, यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। और ये क्या होता है, ये भी डायमेंशनलेस होता है। इसका यूनिट तो स्टेरेडियन होता है लेकिन ये क्या होता है डायमेंशनलेस होता है, इसकी कोई भी मतलब डायमेंशन नहीं होती है। क्यों, क्योंकि क्या एरिया की यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर और रेडियस की यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर होगा। तो देयर आर रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटीज, देयरफॉर इट इज डायमेंशन लेस। ठीक, देखो ये तो हो गया होल सरफेस एरिया के द्वारा सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल बनेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ स्मॉल सेगमेंट के द्वारा या स्मॉल एरिया के द्वारा इसके सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, यानी एंगल सस्पेंडेड बाय द स्मॉल सेगमेंट एट द सेंटर। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे इसका एरिया पहले क्या था ए था और यहाँ पे हमने ले लिया स्मॉल एरिया मतलब कितना ले लिया डी ए। तो इस डी ए के द्वारा जो एंगल इस पे बनेगा सेंटर पर वो कितना बनेगा, तो इसे हम लोग सपोज कर लिया डी ओमेगा। क्या हो गया डी ओमेगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा डी ओमेगा इक्वल क्या है एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ओमेगा इक्वल एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा इक्वल क्या हो जाएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया एंगल सस्पेंडेड एट द सेंटर बाय द स्मॉल सेगमेंट या कह सकते हो स्मॉल एरिया ऑफ द स्फीयर। अगर आपसे स्मॉल एरिया के द्वारा अगर सेंटर पे एंगल पूछ रहा है तो उसका फार्मूला क्या लेंगे डी ओमेगा इक्वल डी ए स्क्वायर।
देखो इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हो, ओमेगा इक्वल इंटीग्रेशन डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, थर्ड टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं हम लोग फाई ई से। किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड में पास होने वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड में पास होने वाली जो नंबर ऑफ लाइंस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब किसी भी सरफेस से, अगर मान लें कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस सरफेस से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय फाई, या अदर वर्ड में ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया बाय द सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी किसी भी सरफेस से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई ई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटीज। क्या होगी ये? स्केलर क्वांटिटी है। ये जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी। इसका देखो मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है? मैथमेटिकल फार्मूला फाई ई इक्वल होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यानी ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेजरमेंट करती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मेजरमेंट है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ये क्या है? एरिया वेक्टर। और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर और एरिया वेक्टर पे। और देखो वी नो दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। वी नो दैट हमने क्लास 11 में पढ़ा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी कॉस थीटा। याद करो, आपने इसे क्लास 11 में पढ़ा है वेक्टर लेसन में। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या लिखा है? वेक्टर ई डॉट वेक्टर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पर भी डिपेंड नहीं करती, साथ में किस पर डिपेंड करती है? एंगल बिटवीन देम, यानी इनके बीच एंगल पर भी डिपेंड करती है। ठीक, यहाँ पे थीटा क्या है? बहुत ही यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा। वेयर थीटा इक्वल या वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर या कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ एरिया, डायरेक्शन ऑफ
एरिया। थीटा क्या, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड एरिया वेक्टर ऑफ, एरिया वेक्टर या कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ एरिया। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और एंगल बिटवीन देम, इनके बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है। अभी इस पर हम लोग एक दो क्वेश्चन भी करेंगे और स्पेशल केस भी करेंगे। ठीक, देखो स्पेशल केस, स्पेशल केस किस लिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। इफ थीटा इक्वल 0, इफ थीटा इक्वल 0, if theta equal 0, that means when plane surface suppose that it is a plane surface placed in a uniform electric field with normally या perpendicular। यहाँ पे क्या, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें कोई प्लेन सरफेस है जिसका एरिया कितना है, एरिया वेक्टर ए है, बट इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए है। कैसे रखा हुआ, परपेंडिकुलर रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, यानी इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो कितना आ जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करने का फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल ई ए कॉस थीटा। किसी भी सरफेस से पास हो, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है इसे कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएगा। इसलिए कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ प्लेन सरफेस। तो यहाँ पे देखो ई की जगह पे ई ही रहेगा और एक जगह ए रहेगा, थीटा की जगह क्या हो गया 0, का 0 वैल्यू क्या है 1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम, यानी कि जब आपका सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा होता है तो उस समय इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आप लोगों ने सोचा होगा कि इफ प्लेन सरफेस प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली, तो आपने सोचा होगा थीटा इक्वल क्या लेना चाहिए यहाँ पे 90 डिग्री। लेकिन अगर आप थीटा इक्वल 90 डिग्री रख देते तो cos 90 इक्वल क्या आ जाती, 0 आ जाती, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से पास होने वाला क्या होता, 0 हो जाता, जो कि मैथमेटिकली एकदम क्या था, रॉन्ग था, और प्रैक्टिकली भी एकदम रॉन्ग था। हमने बताया कि अगर किसी भी प्लेन सरफेस से लाइन पास हो रही है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 कैसे हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मेजरमेंट करता है, पासिंग लाइंस बाय सरफेस की, सरफेस से कितनी लाइन पास हो रही है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है। तो अगर सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही है तो फ्लक्स 0 कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 तभी होगा जब इस सरफेस से कोई भी लाइन पास ना हो रही हो। तो इसका मतलब जब आपसे ये बोला जाए क्वेश्चन में कि इफ द प्लेन सरफेस परपेंडिकुलर विद द परपेंडिकुलर विद इलेक्ट्रिक फील्ड देन एंगल यूज क्या लेना चाहिए, ई और ए के बीच का एंगल क्या लेना चाहिए, 0 लेना चाहिए। देखो 0 आया कैसे, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे थीटा कैसे ले, जब प्लेन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा गया तो यहाँ पे एंगल थीटा क्यों लिया गया भाई, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, आर यू अंडरस्टैंड। तो देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो थीटा लिया जाता है, थीटा हम लोग जो यूज करते हैं, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होती है वो कैसे निकालते हैं, बोला गया है कि थीटा क्या है, व्हाट इज द थीटा। तो थीटा के बारे में बताया गया है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मीन्स क्या हो गया, एरिया वेक्टर मतलब क्या लिखा गया, डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो इस सरफेस का आप डायरेक्शन निकालो, ये तो ये हो गया, देखो फिगर में दिखाई दे रहा है, लेकिन इस सरफेस का डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन ऑफ सरफेस कैसे निकालते हैं, तो बोला गया है ड्रा द परपेंडिकुलर लाइन ऑन द सरफेस इन आउटसाइड।
तो ये सरफेस इस तरह से रखा हुआ, देखो ये सरफेस मैंने कहा इस तरह से रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से है, तो बताओ इस सरफेस का डायरेक्शन कैसा होगा। इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो, तो हमने ये ड्रा कर दिया। देखो ये सरफेस पर जो ड्रा की गई परपेंडिकुलर लाइन जो कि मैंने मार्कर से इंडिकेट किया है, तो मार्कर और ई क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। इट मीन्स इस सरफेस का जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों क्या सेम डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा इक्वल यहाँ पे क्या लिया गया, 0 लिया गया। और काश 0 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो फाई इक्वल क्या हो गया, ई आ गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब सेकंड केस ये क्या था, फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या होता है, सेकंड केस देखिए। सेकंड केस, अगर आपका सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा रखा हो, परपेंडिकुलर सॉरी कैसा रखा हो, पैरेलल रखा हो। कैसे रखा हो, पैरेलल। ये सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा रखा हुआ, सरफेस रखा हुआ है, सॉरी पैरेलल रखा हुआ है। अब देखो ये सरफेस हो गया, या मान लो सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई और इस पर एक सरफेस आपने रखा, ये क्या हो गया, ये सरफेस हो गया और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ सरफेस यानी ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पैरेलल हो गया। ठीक, तो क्या अब इस सरफेस से कोई भी फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो आपका आंसर होगा नहीं। जब इस सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही, तो इस सरफेस से या इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि उन्होंने बोला है कि जब सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती तो उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, 0। तो यहाँ पे 0 कैसे आएगा, अभी आपने कहा आपके हिसाब से तो होना चाहिए थी। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इफ प्लेन सरफेस प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, या कह सकते हो विद पैरेलल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको प्लेन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा होगा तो एंगल क्या होना चाहिए, एंगल आप थीटा इक्वल क्या लोगे, 0 लोगे। 0 लेंगे ना, लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका। क्यों, डायरेक्शन कैसे निकालते बताओ। ये है ई और ये क्या है, प्लेन सरफेस सोज द मैग्नीट्यूड इज कैपिटल ए। तो आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया और ये जो प्लेन सरफेस है वो कैसे है, इस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और प्लेन सरफेस ये रख दिया। तो प्लेन सरफेस पर हम क्या करें, ड्रा द परपेंडिकुलर लाइन इन आउटसाइड। तो हमने प्लेन सरफेस पर क्या किया, एक लाइन ड्रा कर दी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, प्लेन सरफेस की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच के एंगल क्या हुआ, थीटा इक्वल 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल 0 यहाँ पे क्या होगा, एकदम ही मिस्टेक होगा, ये रॉन्ग होगा। यहाँ पे देखो एक डायरेक्शन हम लोग क्या करें, ड्रा द परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस इन आउटसाइड, इन आउटसाइड। हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लिया इस सरफेस पे आउटसाइड। ठीक, ये जो कैप ए लिखा है ये गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस। ये कैप क्या डिनोट करता है, डायरेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस। और यहाँ पे देखो ई, और ये जो प्लेन सरफेस की डायरेक्शन मिला कैप ए, यानी ये ई हो गया और ये कैप ए का डायरेक्शन हो गया। कैप ए क्या बता रहा है, कैप बता रहा है डायरेक्शन ऑफ गिवन सरफेस। तो इनके बीच के एंगल क्या हुआ, थीटा इक्वल 90 डिग्री। तो जब आपका सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल रखा होता है तो थीटा इक्वल यहाँ पे क्या लिया जाता है, 90 डिग्री, 0 नहीं लिया जाता। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है, यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या होगा, फाई ए इक्वल ई ए कॉस थीटा। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू होगी 90 और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई ए इक्वल 0। इन दिस कंडीशन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस विल बी 0। इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, बच्चे यहीं पे न्यूमेरिकल में मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको इसे नोट कर लीजिए तो हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ें। Hello dear students, in previous lecture
topic was going on electric flux, but in this video we study about unit and dimensions of electric flux and based on its numericals. Unit and dimensions of electric flux. So first of all we study, we calculate the unit of electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोट करते हैं किससे, फाई ई से, और फाई ई का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। तो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट फाइंड करना है तो क्या होगा, यूनिट ऑफ ई लिखना होगा, यूनिट ऑफ ई, एंड हमें लिखना होगा यूनिट ऑफ एरिया। क्या लिखना होगा, यूनिट ऑफ एरिया। एंड कॉस थीटा इज अ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जिसकी यूनिट क्या होती है, इट इज़ अ डायमेंशनलेस। कॉस थीटा क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो यूनिट ऑफ ई न्यूटन पर कूलम एंड यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, देयरफॉर वी कैन राइट न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम इन एसआई। एसआई में इसकी यूनिट क्या हो गया, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। एंड इफ, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। अगर इफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या ले लें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर फ्रॉम फार्मूला ए इक्वल वी बाई डी, इक्वल वी बाई डी। तो क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो इससे क्या हो जाएगा, इस यूनिट एक जगह क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर इनटू एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर का जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, वोल्ट इंटू मीटर। तो फर्स्ट यूनिट हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, एंड सेकेंड यूनिट हो गया वोल्ट इंटू मीटर। द यूनिट ऑफ फाई is Newton into meter square upon coulomb or volt into meter। and dimensions देखो क्या हो जाएगा, dimensional formula of electric field, dimensional formula of electric flux, dimensional formula of electric flux। क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे देखो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो न्यूटन क्या फोर्स का यूनिट होता है, और फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो ML/T2 होता है। ये क्या एम क्या है, मीटर, मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का। तो ये क्या हो जाएगा L2 अपॉन ये क्या कूलम, यानी चार्ज का होता है। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, A/T, क्योंकि चार्ज Q इक्वल होता है I इंटू टी। तो I का क्या हो जाएगा, I इंटू टी, I का हो जाएगा A, और ये टाइम का क्या हो जाएगा T। तो क्या होगा, चार्ज का यूनिट क्या होगा, A इंटू टी। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ML3, और T को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, T माइनस, देखो यहाँ पे क्या T पावर 1 है, और उसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, T में से एक T कैंसिल हो जाएगा, क्या जो ऊपर 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A-1। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ML3T1 A-1। फिर से एक बार देख लो, फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन का डायमेंशन क्या है, ML/T2। देखो फोर्स क्या है, फोर्स इक्वल क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास का क्या हो जाएगा, मास का तो हो जाएगा m, और एक्सेलरेशन क्या होता है L/T-2, सॉरी ML/T-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ML/T-2, फोर्स का डायमेंशन होगा ML/T-2, और यहाँ पे डिस्टेंस का क्या हो जाएगा L2, और यहाँ पे चार्ज का क्या हो जाएगा A इंटू टी। यहाँ पे देखो M, और ये T-1 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में जाएगा तो T-2, और T-1 ऐड हो जाएगा तो T-3 हो जाएगा। और यहाँ पे LCM में इंटू करोगे तो L की पावर 2
और यहाँ एल की पावर क्या 1 है, तो इसको ऐड करो तो पावर ऐड हो जाती है, L2 आ जाएगा और एक ऊपर ले जाओ पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा ML3 T-3 A-1। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ML3 T-3 एंड A-1। अब देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसे नोट कर लीजिए पास करके जल्दी से। टू क्वेश्चंस दिए हुए हैं बोर्ड पर, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। देखो दो क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस इन फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है अलोंग में क्या है, पैरेलल टू द बोर्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या दिया है 2 न्यूटन पर कूलम, और ये जो सरफेस है ये क्या है, सरफेस है, और इस सरफेस का जो मैग्नीट्यूड है, एरिया है, वो कितना दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमें कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, ई की वैल्यू यहाँ पे 2 न्यूटन पर कूलम है, और जो एरिया है, एरिया ए, जिसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है ए इक्वल दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर, और एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना दिया है, थीटा इक्वल 30 डिग्री दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस सरफेस। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, आपको पता है ना फार्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। नेक्स्ट वीडियो में नहीं, इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फाई ई जो होगा, वो इसका फॉर्मूला क्या है, ई फाई ई इक्वल ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे ई वैल्यू क्या दिया है 2 दिया हुआ है, और एरिया कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, एरिया वेक्टर मतलब क्या होता है, एरिया वेक्टर किसी एरिया वेक्टर क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है, और इसका डायरेक्शन निकालने के लिए कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, किसी भी सरफेस का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ड्रा द परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस इन आउटसाइड। तो ये क्या है, ये सरफेस है, और इस सरफेस पे हम एक लाइन ड्रा करेंगे, किधर, आउटसाइड। किधर ड्रा करेंगे, आउटसाइड। ये क्या बताएगा, कैप ए डायरेक्शन ऑफ सरफेस, डायरेक्शन ऑफ सरफेस। और ये लाइन जो आपने ड्रा किया है, ये इस सरफेस पे क्या किया आपने, परपेंडिकुलर ड्रा किया है। कैसे किया है, परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो हमें क्या चाहिए, ए और ए के बीच का एंगल चाहिए, तो हमें ये वाला एंगल चाहिए। और देखो यहाँ से यहाँ तक एंगल टोटल कितना हो गया 90 डिग्री, और 90 में 30 माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा, 90 में 30 माइनस करेंगे क्या होगा 60 डिग्री आ जाएगा। एक बार फिर से देख लो, हमारा जो थीटा होता है वो ई और ए के बीच का एंगल नहीं है, हमारा जो थीटा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। एरिया वेक्टर मतलब डायरेक्शन ऑफ सरफेस, और डायरेक्शन ऑफ सरफेस कैसे फाइंड करते हो, ड्रा द परपेंडिकुलर लाइन ऑन द सरफेस इन आउटसाइड। इस सरफेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे बाहर की ओर, जो इस सरफेस को क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई होगी, इसके बीच का जो एंगल होगा, इसके बीच का जो एंगल होगा, ये डायरेक्शन हो गया इसका सरफेस का, और ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो ई और ए के बीच का जो एंगल होगा वही हमें फार्मूला में यूज करना है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, ये थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, और हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया जो इस सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल तो हो गया 90 डिग्री, और ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल दिया है 30 डिग्री। तो 90 में 30 माइनस के यहाँ कितना आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री। तो अब देखो वैल्यू क्या होगा 2 × 2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो
2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 आ जाए कितना, न्यूटन, या कह सकते हो वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। ये फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 2 न्यूटन पर कूलाम दिया हुआ है, और ये जो सरफेस है इसका वैल्यू दे दिया, सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस दिया है 4 मीटर स्क्वायर, और एंगल यहाँ पे क्या दे दिया, 60 डिग्री। तो इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, देखो फार्मूला लगाएंगे, फाइव ए इक्वल ई ए कॉस थीटा, और यहाँ पे ए की वैल्यू तो क्या दिया है, 2 दिया हुआ है, ए की वैल्यू क्या दिया है, 4 दिया हुआ है, लेकिन बात क्या आती है, थीटा कितना लिया जाए, 60 डिग्री या कोई और एंगल होगा। तो थीटा कैसे निकालते हैं, ड्रा द परपेंडिकुलर लाइन, यानी इस सरफेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करोगे बाहर की ओर, जो कि इसकी क्या होगी, इस सरफेस की डायरेक्शन होगी, और इस सरफेस की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है, बीच का जो एंगल होता है वही होता है थीटा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अब 90 में 60 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 डिग्री। इसी को यहाँ पे हमें यूज करना है। साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो बच्चों, सॉरी कास 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कास 30 की वैल्यू होती है √3/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4√3 वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। तो ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और है, सेकंड क्वेश्चन। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन के ही 2 पार्ट थे, जिसे नोट कर लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते। देखो सेकंड क्वेश्चन को मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, ए सरफेस एलिमेंट डी ए, एलिमेंट मीन्स छोटा स्मॉल सा एरिया, डी ए इक्वल 5 कैप आई इज placed in an electric field vector E equal 4 cap I plus 4 cap J plus 4 cap K. What is the electric flux emanating from the surface? देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया हुआ है, गिवन दैट क्या है 4 कैप I प्लस 4 कैप J प्लस 4 कैप K, एंड एरिया वेक्टर जो स्मॉल एरिया वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है 5 कैप I, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, what will be the electric flux passing through a given surface। तो phi इक्वल क्या हो जाएगा, E A वेक्टर E डॉट वेक्टर A, वेक्टर E डॉट वेक्टर A। आपसे क्या बताया गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू a any surface is equal to the scalar product of electric field intensity and area vector। phi इक्वल क्या होगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर A। वेक्टर ई की वैल्यू देखो क्या है, वेक्टर ई की वैल्यू है 4 कैप आई प्लस 4 कैप जे प्लस 4 कैप के डॉट 5 कैप आई। आप लोग को डॉट प्रोडक्ट याद होना चाहिए। अगर हम आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें या जे का जे के साथ निकालें और के का क्या करें, के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते तो वैल्यू क्या हो जाती, देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था क्लास 11 में, कैप डॉट कैप आई पर, देखो ये कैप आई है, ये क्या है यूनिट वेक्टर आई है, और कैप आई की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी, और इस कैप आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और जब आई का आई में इंटू करते हैं तो एंगल क्या आ जाता है 0, तो का 0 आ जाएगा, का 0 की वैल्यू क्या होगी 1। किस फार्मूला से हुआ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल क्या होता है ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल क्या होता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे देखो इसी फार्मूला का यूज हुआ, तो कैप आई डॉट कैप आई। अब यहाँ पे कैप आई का क्या है यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, दोज वेक्टर्स हैव अ वन मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। तो जिस वेक्टर के पास या जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो कैप आई क्या है यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। कैप आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा, और आपस में इंटू किया गया इसलिए एंगल क्या लिया जाएगा 0 लिया जाएगा, का 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और तीनों 1 का इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो अगर आई का आई में इंटू करोगे तो 1 आएगा, लेकिन अदर में इंटू करेंगे क्या आ जाता है 0 आ जाता है। सिंस कैप डॉट कैप आई इक्वल 1 होगा, बट अगर आई का जे के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा 0, या जे का के साथ करोगे क्या आ जाएगा 0, या के का आई के साथ करोगे क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे देखो अगर आप 5 4 जा 20
कैप आई डॉट कैप आई, बाकी सब क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 इक्वल 20, कैप आई डॉट कैप आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे 20 क्या जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। तो आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज 20 वोल्ट पर मीटर। क्लियर, इसे नोट कर लीजिए और जहाँ पे प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर आप सजेस्ट करिए, ठीक है। और मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जुनून आपके अंदर बरकरार होना चाहिए। इस लॉकडाउन के समय में एनर्जी कहीं से भी आपकी लॉस नहीं होना चाहिए, हमें डबल एनर्जी में काम करना होगा। जो पुरुष, जो सर्जन डबल एनर्जी में बुरी स्थितियों में काम करते हैं वो निश्चित ही सफल होते हैं। थैंक यू वेरी मच।